नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। मेरा नाम है शरद कोहली, मैं एक मीडिया पैनलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे 2025 में शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं, उनको क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या शेयर मार्केट उनको भर-भर के पैसा कमा के देगी? क्या शेयर मार्केट एक रिस्की प्रोपोज़िशन साबित होगी? यानी कि एक रिस्की निवेश का संसाधन साबित होगी? या शेयर मार्केट आपको एक नॉर्मल रिटर्न देगी? आज इसी पे थोड़ी देर चर्चा करेंगे और ये चर्चा आपके लिए काम की इसलिए हो सकती है क्योंकि इस समय देश के करीब 15 करोड़ लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। कोई स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करता है, कोई डे ट्रेडिंग करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई एक्सपायरी से एक्सपायरी तक करता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए करता है यानी 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कोई मिड टर्म के लिए करता है यानी 6 महीने, 1 साल के लिए, और कोई लंबी अवधि के लिए यानी कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए करता है। अलग-अलग किस्म के लोग इस शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बहुत ही अहम सवाल हो जाता है कि शेयर मार्केट 2025 में आखिर क्या रंग दिखा सकती है? वैसे तो ये ज्योतिषपना हो गया, इसको इंग्लिश में प्रोफेसी कहते हैं कि शेयर मार्केट की भविष्यवाणी ऐसा कहा जाता है कि करना सबसे गलत काम है। पर एक एनालिसिस और एनालिस्ट होने के नाते मैं समझता हूं हम कम से कम उन फैक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं जो शेयर मार्केट को प्रभावित करेंगे और जिसको सोच समझकर आपको शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। और अगर आपने पहले से ही निवेश किया हुआ है तो आपको उसमें से बाहर आ जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या इंतजार करनी चाहिए। जी हाँ, आज इसके बारे में थोड़ी देर, जैसा कि मैंने कहा, इसकी चर्चा करेंगे। आप अगर पिछले साल को देखें 2024 को, तो उसमें शेयर मार्केट ने करीब 8-9% रिटर्न दिया और बाद का जो हिस्सा था 2024 का, वो काफी वॉलेटाइल रहा और बहुत चैलेंजिंग रहा। कोविड के बाद से लगातार लोगों ने इस प्रकार की करेक्शन नहीं देखी थी। कोविड के बाद से एक ही डायरेक्शन में लगभग मार्केट जा रहा था और कोविड के बाद से क्यों, मैं तो कहूंगा पिछले 9 साल में करीब करीब मार्केट ने आपको पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रेंड सदा बरकरार रहता है? क्या मार्केट 9 साल में जो नीचे नहीं गई, क्या 2025 में नीचे जा सकती है? इसका जवाब शायद हाँ भी हो सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, इसके बारे में कोई डेफिनेटिव यानी कि पुख्ता भविष्यवाणी करना गलत होगा। पर हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं जिसको देख के आप शेयर मार्केट में आ जा सकते हैं। पहले मैं सबसे जरूरी बात करूंगा, वो है भारत की। यानी कि हालांकि भारतीय शेयर मार्केट बहुत हद तक विदेशी शेयर मार्केट से लेके ऊपर नीचे जाते हैं, क्यूज लेते हैं जिसको हम कहते हैं, खासकर अमेरिकन शेयर मार्केट्स के। अमेरिका के बाजार में तो कहा जाता है कि अमेरिका छींक मारता है और जुकाम लग जाता है बाकी की दुनिया को। तो भारत की शेयर मार्केट भी उससे अछूती नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब गिफ्ट निफ्टी और मार्केट खुलती है तो अमेरिका के बाजारों की तरफ देख के खुलती है, और भारत की ही क्यों, यूरोप की कैक है, डैक्स है, और इधर जापान की निकेई आ जाइए, स्ट्रेट टाइम्स आ जाइए आप, कि जितनी भी मार्केट्स हैं वो सब, कोरिया की कॉस्पी तक, अमेरिका की मार्केट्स को देख के खुलते हैं। तो इसलिए हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव को भी ध्यान रखना है। पर उससे पहले मैं भारत की बात करता हूं। भारत की डिपेंड करेगा कि भारत सरकार किस प्रकार की पॉलिसीज लेके, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड सरकार है। ये बुनियादी ढांचे पे खर्च कर रही है, ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है, ये स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है, ये बिजनेस के लिए इंसेंटिव ला रही है, बड़ा कुछ ऐसा कर रही है जो कि एक आदर्श शेयर मार्केट के लिए होना चाहिए। यानी कि बिजनेस, कारोबार, इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ेगा तो अपने आप अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, और अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो उसका सीधा फायदा कॉर्पोरेट्स को पड़ता है, और अगर कॉर्पोरेट्स को पड़ता है तो लाजमी बात है कि शेयर मार्केट पर वो आपको दिखाई देने लग जाता है। 4 इंजन होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के बढ़ने के। पहला इंजन सरकारी निवेश, जिसको हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं। सरकार ने पीछे चंद सालों में भर भर के किया, आगे भी अब शुरू कर दिया। बीच में इलेक्शन के टाइम थोड़ा सा पैरालिसिस आया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। अब फिर से इसमें सड़क हो गए, हाईवेज हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, बहुत सारी बुनियादी ढांचे से संबंधित सरकार निवेश करती है और करती रही है और करती रहेगी। ये पहला इंजन। दूसरा इंजन है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो निजी क्षेत्र के उद्योगपति निवेश करते हैं। यहां पर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट का मतलब नहीं है, यहां पर इन्वेस्टमेंट का मतलब कि पति
उद्योग लगाते हैं या जो उसमें एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि जो पहले ही लगा हुआ उद्योग होता है उसमें वो लोग एक्सपेंशन करते हैं, थोड़ा सा सुस्त रहा। पर सरकार चाहती है और ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं आने वाले बजट में आपको सुनने को मिले जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। तो मुझे लगता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भले ही सरकार वाली रफ्तार से ना चले पर आगे जरूर बढ़ेगा। तीसरा इंजन होता है कंजम्पशन। भारतीय अर्थव्यवस्था 60% कंजम्पशन से बनी है और इसमें कोई दो राय कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स में ये कंजम्पशन स्लो डाउन हुई है। और स्लो डाउन का मतलब ये गांव में भी शहरों में भी, इसके बहुत सारे कारण रहे, महंगाई रही, बीच में इलेक्शंस आए उसकी वजह से बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। तो उन कारणों में अभी नहीं जाते क्योंकि वो फिर डिस्कशन इकोनॉमिक्स की तरफ चला जाएगा, हम अभी शेयर मार्केट पे रहते हैं। तो तीसरा इंजन हो गया कंजम्पशन का। चौथा इंजन होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट भारत का बढ़ रहा है, हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोई बहुत ज्यादा, एक अंग्रेजी में शब्द होता है हंकी डोरी, बहुत ज्यादा हंकी डोरी नहीं है। यूरोप में रिसेशन के दरवाजे पे बहुत सारे देश खड़े हुए हैं, कुछ रिसेशन में है भी। अमेरिका भी 2-3% की ग्रोथ को मैं बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं मानता हूं। चाइना जो कि दुनिया का ग्रोथ इंजन हुआ करता था वो भी 5% के आसपास बढ़ रहा है। कितना सच है कितना झूठ है ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है क्योंकि वहां से कई बार आंकड़े ठीक निकल के नहीं आते। अब ऐसे हालात में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या फिर भी आगे बढ़ सकती है वैश्विक अर्थव्यवस्था को दरकिनार करके, क्योंकि एक ग्लोबल फैमिली है, आप दुनिया को इग्नोर करके अपनी चाल नहीं चल सकते। पर यह भी सच है कि भारत अपने आप में एक दुनिया है, तो ये उसको कुछ हद तक दरकिनार करके आगे बढ़ भी सकती है। पर कुछ ना कुछ असर तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का होता है। तो एक्सपोर्ट पे सरकार का जोर है। इस समय हमारे एक्सपोर्ट सर्विसेज गुड्स को मिला ले तो लगभग पौने 800 बिलियन डॉलर के आसपास है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नए सेक्टर जिसमें मोबाइल फोन्स, डिफेंस सेक्टर, इसको मिला के शायद हम $1 ट्रिलियन भी आने वाले 2-3 साल में या आने वाले शायद 1-2 साल में हिट कर जाएं। डिपेंड करता है कि जो ट्रम्प साहब अमेरिका में आए हैं वो चाइना की तरफ क्या रुख अपनाते हैं। अगर उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ वॉर किया, टैरिफ्स लगाए, तो भारत की तरफ वो डिमांड आ सकती है। भारत उस रिक्त स्थान को उन मर्चेंडाइज के भर सकता है। तो ये चौथा इंजन। तो 4 इंजन ठीक ठाक से लग रहे हैं। ये तो हुई बात भारत सरकार की। अब पॉलिसीज क्या लाती है? पॉलिसीज भी इसके अनुकूल आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अगर मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ सरकार चाहती है तो उसको पॉलिसीज अनुकूल लानी पड़ेगी। दूसरा फैक्टर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपने देखा होगा जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो बाजार में हलचल शुरू हो जाती है, अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती हैं। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज की दरें घटाएगा, रिपो रेट जिसको कहते हैं? अगर वो घटाता है तो मार्केट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसके अलावा हम वैश्विक स्तर पे जाएं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे इस पर भी निर्भर करेगा। जैसे कि मैंने कहा पिछले साल की अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न लें तो करीब 8-9% के आसपास रहा है। कोई बहुत बढ़िया तो नहीं रहा, बहुत बढ़िया जा रहा था, पर पीछे जब गिरनी शुरू हुई मार्केट करेक्टिव मोड में गई और 26,277 निफ्टी से करेक्ट होके हम 10% से नीचे अब सरक चुके हैं। करेक्शन होती है, मार्केट के लिए हेल्दी है। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे नए निवेशक, उनको मौका मिल जाता है मार्केट में घुसने का, जहां ओवर वैल्यूएटेड और महंगे शेयर आपको नहीं खरीदने पड़ते, आपको सस्ते शेयर मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट ओवरऑल चाल ठीक रहेगी। शुरू के कुछ महीने जनवरी से लेके अप्रैल मई तक चैलेंजिंग हो सकते हैं क्योंकि नई सरकार आएगी अमेरिका में, ट्रम्प साहब आएंगे, नई पॉलिसीज की घोषणा होगी। कुछ स्थानों पर, कुछ मामलों में वो बहुत एग्रेसिव भी दिखाई दिए। उन्होंने ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने की बात करी है, उन्होंने कनाडा को स्टेट बनने को कहा है, उन्होंने मेक्सिको की बात करी है, उन्होंने पैनामा की बात करी है। इनको वो अपने में मिलाना चाहते हैं, वो ग्रैंड अमेरिका बनाना चाहते हैं और अखंड अमेरिका बनाना चाहते हैं। तो ट्रम्प साहब जब आएंगे तो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल भी हैं। हालांकि उन्होंने अभी युद्ध कुछ हद तक शांत कराया है वेस्ट एशिया में, कितने दिन शांत रहता है ये तो समय बताएगा। और उनके प्रयास है कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो भी किसी तरह शांत हो जाए उनके आने के बाद। तो ये समय बताएगा कि अमेरिका किस प्रकार से अपनी नई पॉलिसीज, नई सरकार निकालता है। तो शुरू के कुछ महीने चैलेंजिंग हो सकते हैं। हालांकि बीच में बजट भी आएगा 1 फरवरी को, जिसको हम बजट रैली कहते हैं, वो आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि उस बजट रैली में बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं जिसका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया, जिसमें भारत सरकार अपनी इंटेंशन क्लियर कर सकती है कि हम ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि वो गिर के 8.2 जो पिछले साल थी वो 6.4 आ चुकी है बहुत सारे कारणों की वजह से। तो सरकार चाहेगी कि ये ग्रोथ की रफ्तार दोबारा पकड़ में आए। तो मैंने बात करी अमेरिका की और अमेरिका के ब्याज की दरों की, कि अमेरिका में ब्याज की दरें क्या होती हैं। अगर अमेरिका में ब्याज की दरें नीचे नहीं आती हैं, वहां पर हालांकि जो लेटेस्ट आंकड़े आए उसमें महंगाई अब काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है, पर फेड फिर भी बहुत बारीक से नजर बनाए हुए है कि इसको अभी कम करना चाहिए
या नहीं कम करना चाहिए? ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में गलत निर्णय हो जाए और महंगाई फिर बढ़ने लग जाए। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी ट्रम्प साहब की नीतियों पर। तो फेड भी इंतज़ार करेगा, देखें ट्रम्प साहब क्या नीतियाँ लेकर आते हैं और कैसी उनका रुख रहता है अर्थव्यवस्था की तरफ। हालाँकि वो बिज़नेसमैन हैं, कभी भी बिज़नेस विरोधी नीतियाँ तो नहीं लाएँगे, ये तो पक्का है। एक और फैक्टर है कमोडिटी प्राइसेस, मेटल की प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस हैं, इन पे भी निर्भर करता है। हमने देखा कि इन्फ्लेशन का शेयर मार्केट पर सीधा-सीधा असर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्फ्लेशन जब-जब बढ़ती है, तो रेट्स बढ़ते हैं, उससे मार्केट सीधा रिएक्ट करता है। तो अगर इन्फ्लेशन कूल डाउन रहती है, कमोडिटी प्राइसेस कंट्रोल में रहती है, तो मार्केट के लिए अच्छा रहने वाला है। और डॉलर को क्यों हम भूलें? भारतीय रुपया देखिए ऑल टाइम लो पर है डॉलर के मुकाबले और डॉलर इंडेक्स 110 तक छू गई थी। 109, 110 के आसपास है। 6 करेंसीज की बास्केट से ये डॉलर इंडेक्स बनती है और अपने अपने खराब स्तर पर अगर बाकी करेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए पहुंच गई, तो इसका मतलब अमेरिकी निवेशक बाकी अर्थव्यवस्थाओं से अपना पैसा निकाल रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिस्की है, हमारे अपने देश में ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स भी वहां 5 के आसपास घूम रही हैं। तो ये कुछ संकेत हैं जो इस समय मुझे लग रहा है अच्छे नहीं लग रहे। मार्केट इसीलिए थोड़ी सी उठती है, कभी कभी लगता है यहाँ से मुड़ जाएगी, रिकवर करेगी, फिर वो कुछ दिन में गिर के वापस आ जाती है और पहले से ज्यादा नीचे आ जाती है। तो अभी थोड़ी चिंता की बात इसमें मुझे नजर आ रही है। और मैं शायद इस चर्चा को अधूरा छोड़ दूंगा अगर मैं जियो पॉलिटिक्स की बात ना करूं शेयर मार्केट के संबंध में, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया में मिसाइलें चलती रहें, रॉकेट चलती रहें, नए नए हथियारों का उपयोग होता रहे और मार्केट जो है वो बल्ले बल्ले होती रहे, मार्केट अपना ऊपर जाती रहे। तो मुझे लग रहा है कि विश्व शांति या वैश्विक शांति बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा मार्केट को अगर हमें ऊपर ले जाना है। अगर ये वैश्विक अशांति बढ़ती है, रशिया यूक्रेन में अभी कहीं से भी युद्ध समाप्त होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। हालांकि ट्रंप साहब के आने पर पूरी तरह से स्थिति क्लियर होगी, पर जाते जाते मौजूदा अमेरिकन सरकार ने और पैसा यूक्रेन को दिया है हथियार खरीदने के लिए, उसका प्रयोग भरपूर यूक्रेन रशिया के ऊपर कर रहा है। ड्रोन्स हैं और चीजें हैं, नए नए किस्म के हथियार, जिससे रशिया को वो उकसा रहा है। तो मुझे लगता है वो एक सिचुएशन है जो थोड़ी सी एक्सप्लोसिव है। आने वाले कुछ हफ्ते में स्पष्ट हो जाएगा कि इसका क्या हाल बनता है। जियोपॉलिटिक्स की सोच जारी है, क्या कोई नया मोर्चा? चाइना ताइवान के बीच में टेंशन लगातार बनी हुई है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टेंशन बनी हुई है, जापानीज पेनिनसुला में बनी हुई है, चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। तो खैर इसको हम जियोपॉलिटिक्स में नहीं लेते। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम दो देशों के बीच में जो सीधी लड़ाई होती है उसकी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट हो जाएगी और कुछ हफ्तों में पोजीशन पर। ओवरऑल हम 2025 की बात करें, मैं इस चर्चा को अगर रैप अप करूं, तो बहुत ही चैलेंजिंग साल मुझे नजर आता है, क्योंकि ये जो इफ्स एंड बट्स हैं, भारत सरकार और भारतीय नीतियां अनुकूल भी रहें, फेवरेबल भी रहें, तो भी विदेशी सिचुएशन या इंटरनेशनल सिचुएशन, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इस खेल को बिगाड़ सकती है। तो मेरी सलाह निवेशकों को यह है कि आप एक तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में लगाएं, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लगाएं। आप रिस्की स्टॉक्स में ना लगाएं, जो ओवर वैल्यूएटेड स्टॉक्स हैं उसमें ना लगाएं। दूसरी मैं सलाह दूंगा कि बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म खेल ना खेलें। लोग, मैंने देखा है, 2 साल का मन बना के आते हैं। मुझे तो ऐसे भी लोग मिलते हैं जो 2 दिन में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। कोई हर्ज नहीं है, अगर आपको 2 साल का प्रॉफिट 2 दिन में मिल गया, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो अच्छी बात है। पर एक आदत पड़ जाती है और मुझे लगता है वो आदत खतरनाक है, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म की आदत पड़ते पड़ते इंट्रा डे की, कुछ लोग तो इंट्रा आवर करते हैं, इंट्रा डे तो दूर की बात है, इसी 1 घंटे के अंदर कई बार खरीद बेच कर देते हैं। और सेबी का आंकड़ा है कि जब आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, आप एफ एंड ओ में करते हैं, तो करीब 85 से 90% लोग उसमें पैसा गवाते हैं। तो या तो आप उन भाग्यशाली 10% में है, 15% में है, फिर तो बात अलग है, वरना शॉर्ट टर्म को अवॉइड करना चाहिए। मैं समझता हूँ शेयर मार्केट बड़ा पैसा बनाने का और बैंक रेट्स को, डेट इंस्ट्रूमेंट्स को बीट करने का बहुत अच्छा तरीका है। पर शर्त यह है, एक तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रहें और एक अच्छे स्टॉक्स का चयन करें। आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो ना केवल सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, दोहराता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको आपके पैसे के लिए पहले काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खाली सुनी सुनाई बातों पर निवेश ना करें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, सोच कर करना पड़ेगा, समझ कर करना पड़ेगा। जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हियर एंड से पे, कहा सुनी पे लोगों को नहीं करना चाहिए। हर किसी का गोल अलग होता है इन्वेस्टमेंट का, हर किसी का पीरियड अलग होता है, तो कहा सुनी में नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट पर
गूगल पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना मेहनत का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा, उसको सोच समझ कर करें। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो मार्केट आपको जो रिटर्न आपको शेयर मार्केट दे सकती है, क्षमा करें, वो आपको रिटर्न दूसरी जगह से मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि रिस्की तो ये भी है, पर जो बाकी के ऐसे रिटर्न देने वाले संसाधन हैं, वो जरूरत से ज्यादा रिस्की हैं। और लोगों को मैंने रैक्स टू रिचेस बनते हुए देखा है स्टॉक मार्केट में। पर उन्हीं लोगों को जिन्होंने मैंने जो अभी नियम बताए, उन नियमों को का पालन किया है, उन नियमों को फॉलो किया है। फिर आपके साथ जुड़ूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मुद्दे को, जो कि आपके जीवन से संबंध रखता हो, उसको लेकर। तब तक के लिए मैं शरद कोहली एबीसी न्यूज के सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को फॉलो करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, कमेंट भी करें। आपके कमेंट्स बहुत ही उत्साहवर्धक होते हैं। आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना चैनल को आगे बढ़ाता है, चैनल आपके लिए और उपयोगी हो जाता है, और आप भी इससे ज्यादा जुड़ पाते हैं। आपको नोटिफिकेशंस भी आते हैं, और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, जिससे सबसे पहले आपके पास खबर आए अगर इस चैनल पे कोई भी वीडियो डाला जाता है। तो नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।